Today, day 6, and this is the second last session of our workshop, but it's much important for whole workshop. We already learned what is the work, what is the hormones, and how our gut microbiome helps in hormones to uh, manipulate and assess to hormonal metabolism. लेकिन आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कई बार उसको हम नजरअंदाज करते हैं। हम जाने अनजाने हमारे माइंड को कॉन्स्टेंटली वही मैकेनिज्म में लेके जाते हैं जहाँ पे वो ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, स्पेसिफिकली जब हम कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फियर की तरफ से देखते हैं। ठीक है, ये बात बहुत समझना बहुत ही जरूरी है कि एक्चुअली जो स्ट्रेस है उसके पीछे कोई ना कोई फियर है। इट्स हिडन फियर, एंड इस फियर मेक्स सम डिल्यूजन, एंड डिल्यूजन मेक्स सम सेंसेशन, एंड सेंसेशन लीड्स टू सम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? तो बाहर आने के लिए हमारा गट हमें हेल्प करता है। जिस इंसान का पूरा गट माइक्रोबायोम या तो उसका इंटरनल सिस्टम सही रहता है वो कभी इतना स्ट्रेस में नहीं जाता। हमारे घर में भी ऐसा होता है कि सिचुएशन सबके लिए एक है। मान लो कि कोई फाइनेंशियल प्रेशर आया तो हॉल फैमिली के लिए आता है, लेकिन दो इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं और दो ऐसे रहते हैं जिसको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सिचुएशन को अनजान कर रहे। उसका मतलब ये है कि उसके गट माइक्रोबायोम उसको सेंटेंस मतलब सेंसेशन दे रहा है, you have to okay, I am with you, don't be stressful situation, your dopamine and serotonin in the balance form। और इसीलिए गट माइक्रोम को जब भी रिसेट करते हैं तो सबसे अच्छा एक इम्पैक्ट आता है आपके मूड के ऊपर। आपको मजा आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, आप हैप्पी फील करोगे। दिन में कई बार ऐसा लगेगा कि आई एम ओके विथ दैट। ठीक है, सबको जो हो रहा है होने दो, आई एम ओके विथ दैट। but this is the situation when we are resetting our the gut symptoms. चलो, now I am sharing my slide. We understand about the gut microbiome and the reset of the mind. Okay, yes, is it visible? Please message me so I can recognize कि आपको ये दिख रहा है। Then check कैसे रिसेट करना है गट को। तो जब भी हम गट को रिसेट करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है उसका कूल डाउन है, उसका एक बैलेंसिंग फॉर्म है। वैसे एक्चुअली इंसान का जो जीनेटिक नेचर है वो कूल डाउन है। अगर हमें कोई बोले कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, तो मनुष्य बहुत ही बलवान है, मनुष्य बहुत ही साहसिक है, मनुष्य के पास ऐसा एक आत्मा है जो उसको वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन द वे ऑफ स्पिरिट। हम बोलते हैं ना कि हर आत्मा में परमात्मा है। तो हर आत्मा जो शरीर में है उस शरीर में वो एनर्जी है जहाँ पे वो शांत भी रह सकता है, काबिल भी रह सकता है, खुश भी रह सकता है, दानवीर भी हो सकता है, और पूरा सिस्टम को एक बैलेंस भी कर सकता है। उसके पास बहुत ताकत है। मनुष्य जैसा इस पृथ्वी पे कोई भी इंसान नहीं, मतलब कोई भी जीव नहीं है जो मनुष्य की तरह अपने आप से सिस्टम को बैलेंस कर पाए। कोई भी जीव नहीं है। हर जीव क्या करता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग जीना सीख लेते हैं। अगर कोई वनस्पति है तो जैसा एटमोसफियर है वैसे वो जीना स्टार्ट कर देंगे। जो प्राणी है अगर उसको खाना मिला तो खा लेंगे, नहीं मिला तो बिना खाने भी चला लेंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग हैव ए सम एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन विच गिवन बाय गॉड। अगर हम एनिमल्स के साथ कंपेयर करें तो हर किसी को कुछ ना कुछ सबसे बेटर दिया है। जैसे कैमल है तो उसको वाटर बैग सबसे स्पेशल है। जैसे फीस है तो उसको जो वाटर कंजप्शन कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो सबसे बेस्ट है। अगर हम एलिफेंट को देखते हैं तो उसका यूट्रस सबसे बेस्ट है, क्योंकि एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जो 2 साल तक अपने बच्चे को गर्भ में रखता है। तो ईच एंड एवरी स्पीसीज, इवन प्लांट को भी जाएंगे तो उसमें भी बहुत ही सब कुछ एक एक चीज बहुत ही स्पेशल है। वैसे ह्यूमन में जो स्पेशल है वो है हमारा माइंड। सारे पृथ्वी के सारे जीव सृष्टि से जो भगवान ने हमें अलग दिया है वो है हमारा माइंड। माइंड और ब्रेन दोनों अलग हैं। ठीक है, इस थोड़ा डीपली हम समझ ले। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, न्यूरॉन सर्जन
और न्यूरो मेडिकल। ठीक है, ये पूरी ब्रांचेस अलग है। अगर हम बोलते हैं कि नर्व्स में कहीं पे प्रॉब्लम है, पार्किंसन है, या तो फिर आपको पैरालिसिस हो गया, तो हम न्यूरो फिजिशियन के पास जाएंगे। अगर ब्रेन में इंजरी हुआ, कहीं पे हेमरेज हो गया, हाइपोथैलेमस ब्रेक हो गया, तो हम न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे। तो दिस इज द ब्रेन रिलेटेड डिजीज और सिम्टम्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जाएगा तो वो माइंड से रिलेट करता है इस, तो हम वहां पे साइकोलॉजी के पास जाएंगे। उसमें भी दो है, एक है न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और दूसरे है साइकोसोमेटिक साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और मैं इसीलिए आपको समझाती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि माइंड और ब्रेन ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे माइंड नहीं है, माइंड पूरे बॉडी में हर जगह पे है। जब साइकोसोमेटिक डिजीज होता है तो बिना कोई रीजन उसको लगता है कि मुझे ये हुआ है, ये हुआ है, और वो डायग्नोस भी हो जाता है कि यस उसको ये है। जैसे पेप स्मीयर करने के बाद वो 100% क्लियर हो जाता है कि उसको कैंसर है। एक्चुअली कैंसर है कि नहीं है, वो अभी तक पेप स्मीयर के अलावा भी बहुत सारे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है कि वहीं से हमें पता चलता है। लेकिन स्पेसिफिकेशन क्या है, तो कि ब्रेन और माइंड दोनों बहुत ही अलग है। ब्रेन एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसका कोई फंक्शन है और उसके हिसाब से वो चलता है। द माइंड इज इन ऑल ओवर योर बॉडी। जैसे फिजिकल बॉडी है वैसे हमारा मेंटल बॉडी है। शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो वो कारणभूत शरीर है। कारणभूत शरीर बोले तो हम फिजिकली चाहे कुछ भी हो या ना हो, लेकिन हमारा कारण शरीर हर वक्त जिंदा रहता है। कारण शरीर बोले तो जब भी हम पृथ्वी छोड़ के जाएंगे तो हम किस रूप में जिंदा रहेंगे, हमारे नेचर के रूप में जिंदा रहेंगे, हमारे कुछ कर्म के रूप में जिंदा रहेंगे, हम जो काम करते हो काम के रूप में जिंदा रहेंगे, हम जहाँ पे अपना सर्विस देते थे उस सर्विस के रूप में हम जिंदा रहेंगे। हम अभी भी याद करते हैं, अगर कोई इंसान मर जाता है तो हम उसकी कर्मों को याद करते हैं, उसके काम को याद करते हैं, उसकी दी हुई टेक्निक को हम याद करते हैं, उससे दी हुई जो भी उसके इनबिल्ट नेचर है उसको हम याद करते हैं। तो वो कारण स्वरूप है। और कारण शरीर जो है वो माइंड है। मैं आपको इतना डीपली इसीलिए समझा रही हूँ कि आपका फिजिकल शरीर पृथ्वी से जाएगा, आपका कारण शरीर बहुत लॉन्ग टर्म पृथ्वी पे रहेगा। बहुत ही लॉन्ग टर्म, कितना लॉन्ग, जितना आप उसको बैलेंस करके रखोगे उतना। उस इंसान को लोग बहुत ही याद करते हैं जो उसके कर्म, उसकी वर्तन, उसके विचार, उसका वाणी और उसका बदलाव ये पृथ्वी को दे के जाता है। और वो माइंड जो है वो आपके गट माइक्रोबायोम डिसाइड करता है। ठीक है, इसीलिए आज के बाद अगर कोई इंसान आपको लगता है कि वो सही इंसान नहीं है, वो गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसका फिजिकल शरीर कोई भी मायने नहीं रखता। वो सारी चीजें हो रही उसके गट्स से हो रही है। उसका बैक्टीरिया सही नहीं है, इसीलिए वो इंसान गुस्सा वाला है, इसीलिए वो इंसान लालची है, इसीलिए इंसान झूठ बोल रहा है, इसीलिए इंसान झगड़ा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है जो फिजिकल बॉडी को मेंटल बॉडी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए अच्छा बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे बनने की जो पूरी टेक्निक है उसके लिए हमें गट चाहिए। हम बहुत बार बोलते हैं इस इंसान में बहुत अच्छा गट है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गट? दैट इज द डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड टू योर माइंड। इसीलिए समझना है कि जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट होता है तो जहाँ उसका बैक्टीरियोलॉजिकल इफेक्ट सही होगा, तभी जाके उसका माइंड का कनेक्शन होता है और तभी जाके उसके साथ कनेक्ट करते हैं। इसीलिए सेम नेचर वाले फ्रेंड्स रहते हैं, सेम नेचर वाले एक दूसरे के साथ ज्यादा रहते हैं। रिगार्डिंग हस्बैंड वाइफ जो रिलेशन है उसमें भी गट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और किस तरह से बैक्टीरिया चेंज होते हैं। और बैक्टीरियोजेनिक जो इफेक्ट चेंज होता है वो आपके जीन के ऊपर जाता है, और एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रहने के बाद आपकी एक पूरी प्रोसेस है वो सिमिलर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो भी चीजें हैं वो गट से सीधा माइंड पे आता है। तो कोई इंसान बुरा नहीं होता। ठीक है, आज के बाद अगर कोई झगड़ा करता है तो अपने आप को कूल डाउन कर दो कि उसका गट सही नहीं है। अगर कोई आपसे गलती, मतलब आपसे कोई गलत काम करा रहा है, आपको ऊपर कोई प्रेशर हो रहा है, आपको कोई खराब बोल रहा है, तो डोंट बी टेक, अपने आप पे मत लो। ठीक है, उसका प्रॉब्लम है इसीलिए हम उसको खराब देख रहे हैं, या तो वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। अदरवाइज
हम में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका गट खराब है इसीलिए उसको सामने वाले में फॉल्ट दिख रहा है। तो यही पूरा मैकेनिज्म है गट को माइंड से रिसेट करने का। कैसे उसको कूल डाउन करेंगे? मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, हम रोज कराते हैं, ठीक है। आई ओपनली रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि सैटरडे सेशन ज्वाइन करना चाहिए। कल हमारा एक्सरसाइज का लास्ट सेशन रहेगा और कल हम ग्रेटिट्यूड जनरल लिखेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, नेचर को ग्रेटिट्यूड करेंगे जहाँ पे हम जिंदा हैं, पानी को ग्रेटिट्यूड करेंगे जिसकी वजह से हमारे बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया डेवलप हुए, हम आसपास की आवाज को ग्रेटिट्यूड करेंगे कि उसकी वजह से हम अपने आप लाइफ में एक म्यूजिकल हार्मोनी के साथ जी रहे हैं। और ग्रेटिट्यूड सबसे ज्यादा बैक्टीरिया को कूल करते हैं। तो उसका कूलिंग का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा हमारे माइंड के ऊपर रहता है, और इसीलिए हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज है एक्सरसाइज और हाइड्रेशन। तो जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना हमारे बॉडी पे इफेक्ट आएगा, और जितना ज्यादा हम उसके वाटर बैलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमारे गट का इफेक्ट रहेगा, ठीक है। सेकंड थिंग है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। तो जब भी हम प्रीबायोटिक और प्रीबायोटिक खाते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे फूड को रीच करने के लिए होता है। तो लेस स्ट्रेस मिलता है, सेरोटोनिन ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसा ड्रिंक हमने लिया, हमने कोई एक्स्ट्रा फैंसी डाइट नहीं लिया, हमने कोई महंगे सप्लीमेंट नहीं लिए, ना तो हमने हाईएस्ट स्टोरेज वाला प्रोटीन लिया, बल्कि ये पूरा वीक जीरो प्रोटीन पे गए हम लोग। न तो प्रोटीन फर्मेंटेशन यूज किया, न तो डाइट में कोई प्रोटीन लिया, हमने सिर्फ कार्ब्स यूज किए, फाइबर्स यूज किए, उसको एक कन्वर्जेशन दिया ईस्ट का, और वो बैक्टीरियल कॉलोनी बनाया और उसका हमने यूज किया। फिर भी बॉडी बहुत ही अच्छा बना, हमारा स्किन अच्छा हुआ, हमारे हेयर अच्छे हुए, हमारे बॉडी पे एक सिम्टम्स दिखने लगे हमें कि यस वी आर गोइंग विद हेडेक आया। तो ये क्या हुआ, तो कि हमने उस पूरी प्रोसेस को हिलाया। सेकंड थिंग तो बैलेंस फूड। बैलेंस फूड क्यों खाना चाहिए? जब भी हम बीमार रहते हैं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे बैक्टीरिया को होता है। कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हमारे गट बैक्टीरिया हो, हमारे माउथ बैक्टीरिया हो, या तो हमारे स्टूल वाले बैक्टीरिया, एक बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज रहते हैं, अपनी कम्युनिटी रहते हैं। हमें माइनर से भी माइनर इन्फेक्शन आता है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा हैरान होते हैं और तब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सहन करते हैं जब तक वो लड़ सकते हैं, उसके बाद आपको सिम्टम्स देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, आप सबने महसूस किया होगा कि हमने 2 दिन पहले कुछ खाना खाया है लेकिन सिम्टम्स 2 दिन के बाद स्टार्ट होते हैं, एंड दिस इज द बिकॉज ऑफ योर बैक्टीरिया इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद द इन्फेक्शन। इसीलिए बैलेंस फूड खाना चाहिए, घर का खाना खाओ, आराम से खाओ, होम बेस्ड कुक फूड खाना चाहिए। बाहर का पैकिंग खाना हमें लगता है कि सही है लेकिन वो सही नहीं भी हो सकता, और उसके ऊपर हमारे बैक्टीरिया की इफेक्ट आती है और डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 3 चीजें यहाँ पे हमने यूज किया था। एक था किमची, जिसमें बहुत ही अच्छे वाले सेरोटोनिन डेवलप होते हैं, ठीक है, चाहे हमें कम खाना है, 1 स्पून 2 स्पून ही खाए, लेकिन बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है हमारे मेंटल पे। दूसरा है kombucha। kombucha इज द जनरलाइज डोपामाइन रिलीविंग ड्रिंक, ठीक है। kombucha अब अगर आपके पास अभी भी अवेलेबल है तो आप नेक्स्ट वीक से मैं कल बताऊंगी कि किस तरह से हमें डाइट में kombucha यूज करना है। kombucha बहुत ही अच्छा मेंटल रिलैक्स करता है। अब एक छोटा सा शॉट लेना है, 30 ml इज इनफ। 15 ml पहले दिन ले लिया, अगर आप डाइजेस्ट करते हो तो 30 ml ले सकते हो, इज वेरी गुड। ज्यादा पी सकते हैं, ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। ओवर डोपामाइन इज एक्सराकरेटिव, ठीक है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ज्यादा हो जाता है, तो आई नो कि उसका मेंटल ही नहीं रहता, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। तो ज्यादा डोपामाइन रिलीव करने की जरूरत नहीं, तो 30 ml इज इनफ। और तीसरा है द्राक्षा सॉल्ट, इज आयुर्वेदिक एशियन ड्रिंक विच रिलीव सो मेनी स्ट्रेस। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पे मेरी जो स्पेसिफिक रेसिपी है, मैं बहुत सालों से यूज करती हूँ, स्पेसिफिक इन समर। पहले 2 मंथ वो आपको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करेगा, हीट वेव से बचाएगा, स्किन को बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देता है, स्पेसिफिक इन समर जहाँ पे डलनेस, आपको स्काई की वजह से पिगमेंटेशन आना, सनस्ट्रोक
पूरा दिखना बॉडी के ऊपर, डिटेन हो जाना बॉडी के ऊपर, टेन आ जाना, छोटे छोटे पैचेस दिखना, वहां पे द्राक्षासव बहुत ही हेल्प करता है। जो कॉमन रेसिपी है द्राक्षासव की, उसमें द्राक्षासव के साथ जेगरी डाला जाता है, और इसीलिए वो हीट पैदा करता है, वो गर्म हो जाता है। और दूसरा, जेगरी की वजह से गट माइक्रोबायोम में एक फर्मेंटेड इफेक्ट आता है, तो स्किन को हेल्दी नहीं करता। वो नींद अच्छी देता है लेकिन स्किन को हेल्दी नहीं करता। उसका रिप्लेसमेंट अगर हम डेट्स से करते हैं, तो खजूर जो है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे 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 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको मोलास बोलते हैं, और मोलास में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। आप कभी भी खजूर को माइक्रोस्कोप में देखना तो आपको एक बहुत ही टीनी शुगर मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, मोलास दिखेंगे, और जो मोलास है बॉडी में चिपक जाता है, और जहां पे वो चिपकता है वहां से आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो आपको द्राक्षासव लेना है। इट्स वेरी गुड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो। अगर 10 ml से हर रोज लेते हैं तो इट्स बेस्ट इफेक्टिव। ठीक है, हर रोज लेना है, 10 ml 10 ml आप ले सकते हो। इट्स वेरी गुड। हर्बल सप्लीमेंट। हर्बल सप्लीमेंट में यहाँ पे स्पाइसेस यूज नहीं किए मैंने, कोई भी स्पाइसेस नहीं लिया। स्पाइसेस का भी फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो उसमें लौंग का फर्मेंटेशन है, ब्लैक पेपर का फर्मेंटेशन है, सिनेमम का फर्मेंटेशन है। तो 3-4 फर्मेंटेशन हमने इस वर्कशॉप में यूज नहीं किए। एक थे हमारे स्पाइसेस, दूसरा है हमारा प्रोटीन पार्ट, एक है मिलेट। ओनली यहाँ पे हमने राइस लिए है, उसके अलावा भी मिलेट का फर्मेंटेशन हम यूज कर सकते हैं। तो हर्बल फर्मेंटेशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है ज्यादा स्ट्रेस है तो कैमोमिला इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। इवन मैरीगोल्ड इज ऑल्सो गुड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हार्मोनल बैलेंस इन फीमेल। उसके अलावा भी बहुत सारे फ्लावर्स से जिसका फर्मेंटेशन यूज किया जाता है टू रिलीव द स्ट्रेस। ठीक है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, और इसका इफेक्ट आपके माइंड के ऊपर बहुत ही अच्छा आता है। जैसे ग्रीन टी हो गया, मोरिंगा टी हो गया, पूरे लीव्स को यूज कर सकते हैं जहाँ आपको स्ट्रेस में ज्यादा हेल्पफुल रहता है। चलो, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गट ब्रेन एक्सिस। बहुत बार हमने पूरे वर्कशॉप में गट ब्रेन बोला। एक्सिस का मतलब है दोनों का कनेक्शन है, एक टू वे कनेक्शन है। अगर एक खराब होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक खराब होता है, और एक का जो इम्पैक्ट है दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, तो अगर ब्रेन आपका अफेक्टेड है तो डेफिनेटली गट अफेक्ट होगा, अगर गट अफेक्ट है तो डेफिनेटली आपका ब्रेन अफेक्ट होगा। तो गट जब भी अफेक्ट होता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, उसका ब्रेन पे क्या आएगा, मूड आपका खराब हो जाएगा, आपकी इमोशन खराब हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, अपना कॉग्निशन और मेमोरी लॉस में भी इफेक्ट आएगा। और सीधा सिग्नल आपको न्यूरोट्रांसमीटर पे आता है। न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर आना, उसका मतलब क्या हुआ, आपको ब्रेन के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है, आपका ब्रेन तो बहुत ही हेल्दी है। ठीक है, लेकिन जहां पे गट खराब है तो गट की वजह से एंजाइटी रहती है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आने, आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट अफेक्टेड बाय एनीवन, नो वन आर लुकिंग फॉर मी, आई एम ए सिंगल एंड सप्रेसिव पर्सन। So the type of the symptoms are because of the your gut is affects the brain. ठीक है, नाउ द अपोजिट में जाते हैं। अगर ब्रेन खराब है तो उसका अफेक्ट भी गट पे आता है, तो क्या आएगा, वही आएगा, स्ट्रेस और एंजाइटी। सेकंड थिंग, आपका थॉट्स एंड इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, एंड फोर्थ वन इज आपका गट हेल्थ एंड मोटालिटी खराब होता है। तो खराब क्या होगा, अगर स्ट्रेस में जाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल कॉम्बिनेशन है। अगर सिचुएशन क्या है स्ट्रेस का, वो हमें डिफाइन करना है, तो हमें पहले वो देखना पड़ेगा कि ओरिजिन कहाँ से है। अदरवाइज ये पूरा विशियस साइकिल है, एक के बाद एक के बाद एक कांस्टेंट चलता रहता है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते। तो सबसे बेटर क्या है, साइकिल को आइडेंटिफाई करें। किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी आपको सिम्टम स्टार्ट हो तो पहले ये देखो कि ब्रेन खराब है या तो गट खराब है। ठीक है, स्ट्रेस पहले स्टार्ट हुआ था या तो आपको गट में पहले इश्यू हुआ था। ओके, तो आपको ये सिम्टम्स देखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आप अपने बॉडी को देखो कि आपको अभी जो स्ट्रेस आ रहा है या फिजिकल बॉडी से आ रहा है, या ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेस है और इसी के लिए फिजिकल बॉडी में सिम्टम्स जा रहे हैं। इसको
एक दूसरे से अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप अपने लिए सोचोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आई एम ओके इफ आई हैव ए नो डिजीज। और दूसरा चीज कि इतना स्ट्रेस है कि मेरा डिजीज ट्रिगर करता है। तो स्ट्रेस को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, वी ऑलरेडी लर्न एंड अंडरस्टैंड द होल सिस्टम कि किस तरह से वहां पे जाएंगे। योर गट एंड ब्रेन आर कनेक्टेड। योर गट कैन इन्फ्लुएंस योर मूड, स्ट्रेस एंड इमोशन। अपोजिट डायरेक्शन, योर माइंड कैन अफेक्ट योर गट। ठीक है, ये दोनों के बीच में जबरदस्त एक्सिस है, तो पूरा एक दूसरे के साथ रहता है। चलो, तो अब उसको कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, कल मैंने एक आपको एडवाइस किया था कि आपको नॉर्मल वाटर से बात लेना है। ठीक है, क्यों वो एडवाइस दिया गया था, जब भी हम ठंडा पानी शरीर पे डालते हैं। कल ट्राई करना। ठीक है, जो भी आराम से कोल्ड वाटर से बात ले पाए वो सारे मेंबर ट्राई जरूर करना है, क्योंकि जब भी हम कोल्ड वाटर से बात लेते हैं तो वेगस नर्व एक्टिव होता है। और वेगस नर्व डायरेक्टली कनेक्शन है गट और ब्रेन का। ये मैजिक है, हमारे मिडल में वेगस नर्व जाती है। ठीक है, नाभि से ऊपर की तरफ और नाभि से नीचे की तरफ। अगर हम रिवर में जाते हैं, स्विमिंग पूल मत। ठीक है, स्विमिंग पूल का पानी में बहुत ज्यादा क्लोरीन है, इज नॉट ए गुड फॉर हेल्थ, ऑल्सो इज नॉट गुड फॉर वेगस नर्व एक्टिवेशन, वो वेगस नर्व को एक्टिव नहीं करता। लेकिन अगर कहीं पे नदी है, रिवर है, और आप वहीं पे जाते हो और जो सीधा डुबकी लगाते हो अप टू योर हेड, हेड तक पानी जाता है, और आप ऐसे खड़े होते हो, ऑन दैट पॉइंट योर वेगस नर्व स्टार्ट एक्टिवेशन। और वेगस नर्व एक्टिव हो गया तो आप गट ब्रेन का जो कनेक्शन है, जो खराब हो गया था बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, गट खराब हुआ या बिकॉज ऑफ गट आपका ब्रेन खराब हुआ, तो उसको सबसे ज्यादा एक्टिव करता है। ठीक है, चलो अभी हमारे पास रिवर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी बात ले तो एक टम्बलर हम जो यूज करते हैं उसको कूल वाटर ले, सीधा टैप वाटर यूज करें। तो जैसे ही आप शरीर पे डालोगे, आपके पूरे शरीर के जितने भी छोटे छोटे बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे एंड स्टार्ट द एक्टिवेशन ऑफ द वेगस नर्व। वो तुरंत ही आपका स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए एक मैकेनिज्म है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन अगर कोई इंसान का डेथ होता है तो डेथ के बाद उसको नलाया, मतलब उसके सारे रिलेटिव को बात दिया जाता है, और वो पूरा कॉल्ड वाटर से बात होता है, और ऐसे ही सर के ऊपर पानी डाल दिया जाता है। तो जैसे ही पानी आता है ऑटोमेटिकली वेगस नर्व एक्टिव होता है। वेगस नर्व एमएमएस को एक मैसेज देता है कि आपके ब्रेन से डोपामाइन और सेरोटोनिन को बैलेंस करो, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि सिस्टम को क्लीन करो। तो सिमिलर लाइक द ट्रैफिक सिग्नल, अगर हम ट्रैफिक पे खड़े हैं और हमारी सिग्नल लाइट बंद हो गई और जबरदस्त ट्रैफिक हो गया, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा, वो सिग्नल लाइट को बैलेंस करेगा, वन बाय वन ओपन करेंगे और पूरा ट्रैफिक चला जाएगा। वैसे ही सडन सिचुएशन में कोई भी मेंटल प्रेशर आता है, फाइनेंस का हो या कोई रिलेटिव का डेथ का हो, डेथ तो सिचुएशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कोई जाता है तो हम रोक नहीं सकते, यस वी हैव ए लॉट्स ऑफ पेन एंड ग्रेट फॉर दैट, बट वी कांट प्रिवेंट द सिचुएशन। बट अगर कोई एक्सीडेंटल में अगर आपको पता चलता है, कोई ऐसा सडन कोई न्यूज आता है, तो ऑन दैट टाइम योर वेगस नर्व इज वाइब्रेटिंग, कांस्टेंट वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। इसलिए कोई लोग बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ सुनती हूँ तो मुझे कुछ होता है, अंदर से आवाज आना लगता है, हार्ट आपका फास्ट चलना लगता है, आपका बॉडी में वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन आउटपुट फास्ट हो जाता है, बिकॉज यूर स्टार्टिंग द वेगस नर्व एक्टिवेशन। अगर उसको फास्ट रिड्यूस करना है तो ओनली वन सिम्टम, ठंडे पानी से नहाना। ठीक है, लेकिन यू हैव टू जस्ट लुक फॉरवर्ड योर टेम्परेचर, कि आपका बॉडी ठंडा है, गर्म है, कितना ठंड आप सहन कर पाओगे। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में हो, आपको पता नहीं है कि आपके बॉडी में कितना स्ट्रेस है, और आपको लगता है कि लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत भागम भागी हो रहा है, प्लीज टेक वन बाथ विद द कोल्ड वाटर इन वन वीक। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, बर्फ वाला पानी यूज नहीं करना, लेकिन नॉर्मल टैप वाटर है उसी से बात लेना है, तो आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा। आपको कई बार ऐसा, अब हम सब महसूस करते हैं कि हम कहीं कितने भी दूर जाते हैं, बहुत ही अच्छा एंजॉय करके आते हैं, लेकिन जब घर आके स्नान करते हैं तब हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो वेगस नर्व पे जो भी कंप्रेशन है वो रिलीव करता है, और गट और ब्रेन दोनों को कनेक्ट कर देता है। तभी जाके आपको भूख का एहसास होगा, तभी जाके आपको नींद का एहसास होगा। बच्चों में भी बहुत ऐसा होता है, अगर उसको अच्छी तरह से आप बात दे दो तो सो जाता है। तो वेगस नर्व का एक्टिवेशन होता है, तो बाथिंग, कोल्ड वाटर बाथिंग इज ग्रेट फॉर वेगस नर्व एक्टिवेशन। इम्यून सिस्टम, इंफ्लेमेशन सिग्नल,
अगर आपको कहीं ना कहीं इंफ्लामेशन है तो आपका बॉडी आपको सिम्टम्स देंगे. डू नॉट इग्नोर दैट सिम्टम्स बिकॉज द सिम्टम्स may prevent in disease and symptoms may leads to dangerous disease. अगर छोटे बहुत सिम्टम्स है और इसको इग्नोर करते रहे तो आगे जाके वो डिजीज देगा. अगर वो डिजीज को आप प्रिवेंट कर सकते थे लेकिन वो डिस्ट्रक्शन फॉर्म में चला गया तो हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे. फिर हमें पूरा रिवर्सल प्रोसेस में जाना. Hormones, cortisol and stress hormone. Both hormones are directly disturb your gut also, directly disturb your brain also. और उसका कनेक्शन होता है वेगस नर्व से. माइक्रोबायल मेटाबॉलिज्म, द केमिकल प्रोडक्ट बाय गट बैक्टीरिया. चलो ये थोड़ा समझ लें. हमारे खुद के बैक्टीरिया केमिकल पैदा करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. क्या होता है, जैसे कोई कपड़ा है, हम कलर वाले पानी में भिगोते हैं. ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है लेकिन आप समझ जाओगे कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. ठीक है. मान लो कि कोई ग्रीन पानी का मटेरियल है, मतलब ग्रीन पानी है, उसमें एक मैं व्हाइट कपड़ा डालती हूँ. एक रेड पानी है, मैं उसके अंदर रेड कपड़ा डालती हूँ. टाइम बिंग माने उसके ऊपर थोड़ा कम कलर आया, मैंने 5 मिनट में निकाल लिया तो वो थोड़ा ग्रीन हुआ, थोड़ा रेड हुआ. मैंने 10 मिनट रखा, 1 घंटा रखा, 2 घंटा रखा, 3 घंटा रखा, एक दिन रखा, 5 डेज तक रखा, 6 डेज तक रखा, मान लो मैंने 5 साल तक रखा. नाउ यू अंडरस्टैंड द कलर ऑफ क्लॉथ्स इज बिकमिंग वेरी डार्क. एक्चुअल पानी था उससे भी शायद डार्क हो जाएगा. और जो अभी मैं कपड़े को निचोड़ूंगी तो उसमें से ग्रीन कलर बाहर आएगा. इट्स नॉट वाइट. मैंने रखा था वाइट लेकिन वो आगे जाके ग्रीन में कन्वर्ट हो गया बिकॉज द वाटर एब्सॉर्ब द सेम केमिकल व्हाट वी आर ईटिंग और व्हाट वी आर ड्रिंकिंग. अगर मैं 1 साल गंदा फूड खा रही थी, मैं बाहर थी, हॉस्टल में थी, मैंने खा लिया, मैं कहीं बाहर गई थी और मैंने खा लिया, ये सारे एक्सक्यूज है हमारे. एक्चुअली ऐसे होते नहीं है. ठीक है. हम कहीं पे भी जाए हमें अच्छा खाना मिलता ही है लेकिन हम नोइंगली अननोइंगली ब्रेन को मैसेज देते हैं कि ऑप्शन नहीं था इसीलिए खा लिया. अगर आप ढूंढोगे ऑप्शन तो डेफिनेटली आपको मिलेगा. नहीं ढूंढोगे तो सही खाने में भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा. तो मान लो कि हमने ये खाना स्टार्ट किया, बैक्टीरिया बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे. हम हॉस्टल में गए तब भी बहुत ही अच्छे थे, हम जॉब कर रहे थे तभी भी बहुत ही अच्छे थे, अभी भी बहुत ही अच्छे हैं. लेकिन हम ऐसा खाने लगे, ऐसा ड्रिंक करने लगे, स्पेसिफिक कोल्ड ड्रिंक्स. I strictly avoid in the process of the reversal journey and also in pediatric age group below 6, also in pregnant woman and also in the lactative mother. The poisonous feeling of cold drinks. Cold drinks कभी नहीं लेने चाहिए. वो सबसे ज्यादा आपके हॉर्मोन्स, शुगर मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस, थायराइड डाइवर्सिफिकेशन एंड द गट माइक्रोम को डैमेज करता है. तो हमने ऐसा कोई भी खाना खाया, छोटा सा ग्लास भी लिया, ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लो कि हम इतना छोटा ग्लास अगर हम पॉइजन पीते हैं तो बॉडी पे इफेक्ट आएगा. बोले कि आएगा, पॉइजन तो इतना लेगे तो भी, क्या इतना लोगे तो भी आएगा. तो सेम पॉइजन को अगर हम कलर चेंज करके पी रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बॉडी में केमिकल प्रोडक्शन होंगे, आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया केमिकल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. फिर क्या होगा, कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा और इंसान जिंदा रहते रहते भी बीमार ही रहेंगे. एक मेडिसिन के बाद दूसरी, एक डिजीज के बाद दूसरा, एक एक मेडिसिन का रेजिस्टेंस हो गया दूसरा, और अभी ये सिनेरियो आ गया है. ठीक है. 80% ह्यूमन बीइंग इन इंडिया आर रेजिस्टेंस विद द 6 to 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंटीबायोटिक. आप किसी भी इंसान का ब्लड रिपोर्ट करा लो, 6 to 7 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएगा. अगर आपने कोई भी दवाई खाया है या नहीं खाया, नहीं खाया फिर भी रेजिस्टेंस आ जाएगा बिकॉज इज क्रिएटिंग द पैसिव जनरेशन. व्हाट इज द पैसिव जनरेशन? अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन आपके आसपास के लोगों को इन्फेक्शन हुआ, उन लोगों ने मेडिसिन खाया, उसके बैक्टीरिया रजिस्ट हुए और वो बैक्टीरिया बाहर आके आपके बॉडी में आए, आपकी इम्यूनिटी सही थी तो आपको डिजीज नहीं दिया लेकिन मेडिसिन रेजिस्टेंस देके गए. एंड आई एम द लाइव एग्जांपल फॉर यू. मैंने लाइफ में कोई भी एंटीबायोटिक कभी भी नहीं खाया लेकिन स्टिल आई हैव ए 13 रेजिस्टेंस. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली वर्किंग इन द मेडिकल फील्ड. बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे पेशेंट के साथ हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारा इन्फेक्शन बॉडी में आता है, चला जाता है. एंड क्रिएट द पैसिव रेजिस्टेंस. And that's why the chemical production is created in your gut, not because of gut bacteria खराब हुए
because of constant compression and chemical process in your gut, and gut bacteria now reveal the chemical. ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, अच्छे हैं लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो अभी केमिकल प्रोसेस में काम कर रहा है। जैसे कोई इंसान बहुत ही अच्छा काम करता था लेकिन उसको इतना प्रेशर किया गया, इतना प्रेशर किया गया, अभी वो भी खराब काम करने लगा। द सिमिलर प्रोसेस क्रिएटिंग इन बाई gut। ठीक है, अभी एग्जाम्पल याद रखना है कपड़े वाला, कि अगर हम कपड़े को भिगो के रखते हैं तो वो खुद कलर चेंज करेगा, तो हमारे पेट में हम जो भी डालते हैं वो खुद हमारे बैक्टीरिया को चेंज करेंगे। हमें अच्छा खाया तो अच्छा आएगा, नहीं अच्छा खाया तो नहीं अच्छा होगा। ठीक है, चलो, रिगार्डिंग द अफेक्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली स्टार्ट विद द डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन इज नॉट दस के हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना है तभी जाके हम हेल्दी रहेंगे। डिप्रेशन बोले तो मेंटल बीमारी है, कैसे साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाए, कैसे उसके पास से दवाइयाँ ले, एक बार मेंटल मेडिसिन स्टार्ट करेंगे फिर प्रोलॉन्ग लेना है। डिप्रेशन हम एवरी डे फील करते हैं। जब आपका बॉडी मोटिवेशन फील नहीं करता वो डिप्रेशन फील करता है। जब आपका बॉडी सिचुएशन में हैप्पीनेस फील नहीं करता तो डिप्रेशन फील करता है। जब आप कोई भी सिचुएशन में सप्रेस होते हो तो डिप्रेशन फील करता है। आप कोई भी निर्णय में कंप्रेस हो जाते हो तो डिप्रेशन फील करता है। डिप्रेशन इज नॉट अ मेजर थिंग्स, डिप्रेशन इज द लेबलिंग ऑफ द एनी काइंड ऑफ द मेंटल इशू which we are not reflecting, not coming out from our nature, not from our relationship. It is directly reduce the gut bacteria. It's not a destruct, धीरे 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 गट बैक्टीरिया को रिड्यूस कर देता है और उसके बाद आपका सेरोटोनिन प्रोडक्शन ही बंद कर देता है। इतना डेंजरस है डिप्रेशन का इफेक्ट। ठीक है, तो हमें किसी और की वजह से तो कभी डिप्रेशन में नहीं रहना, हमें अपने लिए तो नहीं रहना, बिकॉज हमारे पास बहुत ही अच्छी और बहुत ही ताकतवर फोर्स है जो हमें हर सिचुएशन में लड़ने के लिए हेल्प कर सकता है। हमें किसी और के डिप्रेशन को भी अपने ऊपर नहीं लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी अपने गट के हिसाब से हैप्पी और सैड रहता है। आज उसका गट खराब होगा तो आज वो डिप्रेशन फील करेगा, कल उसका गट अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा और हम उसका टेंशन में डिप्रेशन में रहेंगे। तो डू नॉट वरी अबाउट द अदर्स, डू नॉट वरी अबाउट योर ऑन डिजीज, बिकॉज योर डिजीज ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेसिव फिनोमिना। ठीक है, तो जहां पे भी हमें लगता है कि वी आर नॉट हेल्दी, वी आर नॉट फीलिंग ओके, we are not feeling easy, on that time you have to activation your vagus nerve first। ठीक है, हम खान पान से भी कर सकते हैं, इवन कांजी इज ऑल्सो गुड फॉर डिप्रेशन। द्राक्षासव इज ऑल्सो वेरी गुड, बट द्राक्षासव हैबिचुअल ना बन जाए वो ख्याल रखना है, हमें थोड़ा ही लेना है क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बनता है। ठीक है, आई होप कि सबका बहुत ही अच्छा बना होगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। एक बार मुंह पे लगाया तो फिर वो नीचे आता ही नहीं, इतना क्रेविंग क्रिएट करता है। तो उसी की वजह से भी आपका मूड स्विंग बहुत ही आराम से हम क्लियर कर सकते हो। द ब्रेन फॉग इज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द ब्रेन इंफ्लामेशन, गट इंफ्लामेशन। ठीक है, वो कॉग्निटिव फंक्शन को रिड्यूस करता है, मेमोरी को भी लॉस करता है। तो जब भी बच्चा पढ़ाई करता है, इवन हमें भी लगता है कि हमें पढ़ने का जी नहीं करता, या तो हम बुक्स पढ़ते हैं तो दूसरा पाना पे आए और पहले पाने वाला ही भूल गए, दैट मीन्स कि आपके गट में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है और वो आपको आगे जाके डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, कोई भी रीजन के बिना आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कुछ भी पढ़े, मैं अभी तक स्टडी करती हूँ और आई नो कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना तब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अच्छे वाले बैक्टीरिया आते हैं। आप सबने देखा होगा कि ड्यूरिंग एग्जाम बच्चे बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हैं, लेकिन उसको सिर्फ एग्जाम के अलावा कोई भी प्रेशर नहीं। तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम हम देते हैं, इट्स नॉट अ रिटर्न एग्जाम, इट्स नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट इट्स अ डेली एग्जाम। ठीक है, हर वक्त हर पेपर नया आता है, न सिलेबस हमें पता है, न तो हमें रिजल्ट को जानने का टाइम मिलता है, हमें सीधा अटेम्प्ट करना पड़ता है। और उसी वक्त उसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे ब्रेन को रिलैक्स रहना बहुत ही जरूरी है। और सबसे बेस्ट तरीका है वो है बुक रीडिंग। कोई भी बुक पढ़े, जो भी पसंद आए वो पढ़े, चाहे आप स्टोरी पढ़े, चाहे आप नॉलेजेबल बुक्स पढ़े, चाहे आप रेसिपी बुक्स पढ़े, चाहे आप कॉमेडी बुक्स पढ़े, लेकिन हर रोज पढ़ना चाहिए। इवन मैगजीन पढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़नी चाहिए जहाँ आपको नॉलेज भी मिले और आप खुद अपने आप को भी इम्पेक्ट दे पाए। बहुत
कम टाइम में आप पढ़ लोगे। एक पेज पढ़ना इज हार्डली 13 मिनट्स, ठीक है, 12 से 13 मिनट में आप आराम से बुक्स पढ़ सकते हो। उसके अलावा स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हो। अधिजीवन शास्त्र एक ऐसा बुक है, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। उसमें पूरा प्रेगनेंसी दिया है कि ह्यूमन अवतार कैसे हमें मिलता है, ठीक है। हम ऐसे वैसे इंसान नहीं है, हम भगवान की बहुत ही प्योर चॉइस है, और हमें यहाँ पे भेजने का भगवान का मकसद भी कुछ अलग ही है। हर इंसान बहुत ही स्पेशल है, और वो एक ऐसा कर्म के साथ पृथ्वी पे आता है जहाँ पे उसका पूरा लाइफ ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा। हम तो सिर्फ उसको फॉर्म करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। एक नाटक है हमारी लाइफ पूरी, हम उसमें अलग अलग पात्रों में अपना किरदार निभाते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो ये भी डिसाइडेड है। और ये पूरी जर्नी जो पुनर्जन्म क्या है, हम क्यों इस माता पिता के गर्भ में आए, हमने क्यों इस पेरेंट्स को चूज किया, हमारी आगे की लाइफ में क्या जाएगा, ये पूरा डिटेल दिया है आदिजनन शास्त्र। एंड आई नो कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये रियलिटी, मतलब ये आप आराम से सेटिस्फाइड हो जाओगे कि मेरे बच्चे ए क्यों है, मेरा हस्बैंड ए क्यों है, मेरा ससुराल ए क्यों है, मैं इस माँ बाप के घर पे क्यों आई, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज वेरी प्राइम गिफ्ट बाय गॉड। उसने जब भी ह्यूमन को क्रिएट किया तो उसके बाद कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। नाउ इज सुपर जीन इज ऑल्सो अवेलेबल, जीन जी टेक्नोलॉजी आ गई, जिन जी बच्चे भी आ गए, लेकिन वो पूरा जो सिम्टोमेटिक रिफ्लेक्शन आया वो हमारे जीन से आता है। और जीनेटिक स्टडी बहुत ही हेल्पफुल है। आई विश कि आप सब थोड़ा बहुत पढ़े, ठीक है, चाहे स्टोरी पढ़े, चाहे भगवत गीता पढ़े। दूसरा जो मैं एडवाइस करती हूँ भगवत गीता, क्योंकि हमारी लाइफ की पूरी वहाँ पे बायोग्राफी लिखा है, एक पूरा मैन्युअल लिखा है ह्यूमन बीइंग क्या है, ठीक है। अगर कोई टॉयज का मैन्युअल है किस तरह से टॉयज चलेगा, तो गीता में पूरा ह्यूमन बीइंग का मैन्युअल लिखा है कि हमें किस तरह से जीना है। उसके अलावा भी बहुत सारे उपनिषद है। अब बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, 3-4 बुक्स है जो हमारे लाइफ में हमें हर रोज, मतलब हर वक्त हमें हेल्प करता है। वैसी बुक्स भी पढ़ सकते हो, आप अपने एजुकेशन की बुक्स भी पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे ही आप रीडिंग स्टार्ट करो, तो सिंपल एज टू रीडिंग, आपकी थिंकिंग प्रोसेस आप एकदम नॉर्मल कर पाओ, ठीक है? पढ़ना स्टार्ट करें कहीं पे भी। अगर आप फील करते हो कि आपको स्ट्रेस है, आपको कहीं ना कहीं आपको रास्ता चाहिए लेकिन आप जा नहीं पाते, और आपका ब्रेन का गट इंफ्लाम है, तो आप डाइट तो अच्छी तरह से गट माइक्रोम लोगे, लेकिन आपको ब्रेन को सेटल करना है। यू हैव टू गो विथ योर रीडिंग पैरामीटर्स। एक छोटा सा पैराग्राफ रोज पर, दिस हेल्प्स वेरी वंडरफुली, ओके। People with the depression and anxiety often have a altered gut microbiome. It's a 100% proof in very uh, expensive research study कि anxiety and depression is not a mental disease but is altered formation of the gut microbiome. ठीक है, अगर वो खराब है तभी जाके आपको मेंटल डिजीज आएगा। हाउ माइंड अफेक्ट विथ द गट, सीधा डैमेज करता है, सीधे सीधा। मतलब अगर आपका माइंड में स्ट्रेस बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ा, तो पहले एसिडिटी आएगा, उसके बाद रिगर्जिटेशन स्टार्ट होगा, फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर एसिड इन्फ्लामेशन डेवलप होगा, फिर गैस बनेगा, फिर कॉन्स्टिपेशन बनेगा, फिर पूरा गट इन्फ्लामेशन हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा तो हार्मोनल डिसीज आएगा, मे लीड्स टू एंडोक्राइन डिजीज ऑल्सो। आगे जाके ओबेसिटी में कन्वर्ट होता है, पीसीओडी होना, थायराइड होना, इनफर्टिलिटी होना, डायबिटिक होना, और द होल प्रोसेस ऑफ डिजीज आएंगे, और भी डेंजरस डिजीज में जा सकते। तो आपका माइंड है वो डायरेक्टली गट को इफेक्ट करता है, आपका गट है डायरेक्टली माइंड को इफेक्ट करता है। When a person experience of stress, fear and anxiety and that leads to corticosteroid increase, ठीक है। कोई भी stress, anxiety, it's not a real form of the stress and anxiety but it's the behind the cause of fear। फियर को आइडेंटिफाई करो कि मुझे ये फियर है, ठीक है। फियर को अगर आप नलीफाई कर दोगे तो आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी जीरो है। आपको लगता है कि आप ट्रेन से गिर जाओगे, तो आपको एंजाइटी आएगा कि मैं गिर जाऊंगा, गिर जाओगे, गिर जाओगे, लेकिन आप ट्रेन में जाने वाले ही नहीं हो, तो यू आर नॉट, ठीक है।
The situational fear leads to stress and anxiety, and the stress and anxiety constantly increase the corticosteroid, also create the gut inflammation, also is a barrier of the gut and brain. ब्रेन को नहीं पता चलने देता कि गट में क्या हो रहा है, गट को पता नहीं चलने देता कि ब्रेन में क्या हो रहा है, और उसी की वजह से बेनिफिशियरी जो बैक्टीरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। या तो एक केमिकल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, अच्छे हैं लेकिन केमिकल बनाते हैं, खुद का काम नहीं करते। दूसरा, वो खुद डिक्रीज हो जाएंगे तो अच्छे वाले कम हो जाएंगे, और डायरेक्टली हमारे गट के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा जो ब्रेन पे काम करेगा। क्या करेगा? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्ट्रेस आया तो बार बार टॉयलेट जाना पड़ा, ज्यादा फाइबर खाया तो बार बार जाना पड़ा, स्टूल फॉर्म नहीं होता, डायरिया जैसा स्टूल आता है, फाउल स्मेलिंग स्टूल है, वाटर ज्यादा है, म्यूकस ज्यादा है, राइस वाटर डायरिया है, ब्लड ज्यादा कनेक्ट करता है, तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन के ऊपर। सेकंड है एसिड रिफ्लेक्शन। एसिड रिफ्लेक्स जो होता है बार बार रिकर्सिटेशन में, एसिडिक ज्यादा होना, ठीक है, ब्लोटिंग, लीकी गट, पुअर डाइजेशन, ये थोड़े बहुत कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। कई बार लोग क्या बोलते हैं, मुझे सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, एंड आई आंसर इज नॉट सिर्फ। आप ऐसा बोलो कि आई हैव ए बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज द कॉन्स्टिपेशन में लीड्स टू 80 टाइप ऑफ द डिजीज। इफ यू आर आस्किंग कि मुझे कभी कभी गैस होता है, इज नॉट कभी कभी, ठीक है, इज कॉन्स्टेंटली गैसेस फॉर्मेशन इंटेस्टाइन में लीड्स टू ऑटोइम्यून डिजीज। If your gut is leaky, may lead to your skin disease in autoimmune form. Eczema हो सकता है, lichen planus हो सकता है, psoriasis हो सकता है, और many of the time they increase the histamine secretion and constant eating in your body. The poor digestion, if you are eating and your body is not digest, then there is a no meaning of eating. ठीक है, अगर हम कुछ भी खा रहे हैं बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रहा, उसका मतलब क्या है? डोंट ईट, just drink the water which help to create the good microbiome. That is why many people feel butterfly in the stomach during the stress. ये होता है ना कि मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग फील करते हैं। अगर ऐसा फीलिंग आया है तो then you are definitely the experience of the stress and the sensation of the vibration in your intestine. कांपते हैं ना लोग, कहीं कोई झूठ बोल रहा है तो कांपने लगता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया तो कांपने लगता है। तो जो कंपार्ट स्टार्ट होता है इज नॉट विथ बिकॉज ऑफ योर neurogenic effect of your brain, but is the gut microbiome effect starting the brain axis and start the vibration. And it's a directly related with your stress. Regarding books, आदि जनन शास्त्र, गीता जी की तरह वो लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ श्लोक आएगा संस्कृत का, और नीचे गुजराती हिंदी आप कोई भी वर्जन में ले सकते हो। अधिजनन शास्त्र थोड़ा बड़ा बुक है, हमारे उपनिषद और वेदों जैसा बुक है। चाहे हम घर में कुछ भी रखें कि ना रखें, थोड़ी बुक्स जरूर रखनी चाहिए। बुक्स खुद एनर्जी है, ठीक है। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, मैं लिखती भी हूँ बहुत सारी बुक्स। मैं बच्चों के लिए स्टोरी बुक लिखती हूँ, मैं मोटिवेशन बुक्स लिखती हूँ, मैं लाइफ की बुक्स लिखती हूँ। मेरी 3-4 बुक्स है जो बहुत ही पॉपुलर थी। गुजराती में थी सबंध ए साचवेल संपत्ति। उसके अंदर पूरा रिलेशन लिखा है कि किस तरह से हम रिलेशन को देखते हैं और एक्चुअली रिलेशन होता क्या है, ठीक है। हम किसी को पापा बोलते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पापा एंड व्हाट इज द रिलेशन विद द फादर। अगर हम किसी को फ्रेंड बोलते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड। तो ये पूरा गुजराती राइटिंग है। तो बहुत सारी बुक्स ऐसी है कि हमें अपने घर में रखना चाहिए। अभिजन शास्त्र, अधिजनन शास्त्र, ठीक है? अधिजनन शास्त्र गुजरात इंग्लिश में है। उपनिषद घर में रखने चाहिए, चाहे हम कोई भी धर्म में बिलीव करते हैं। हमारा उपनिषद जो है वो साइंस के साथ जुड़े हैं, चाहे हम पढ़े कि ना पढ़े, वो घर में रहते हुए एनर्जी देते, ठीक है। उसमें कुछ तो ऐसी ताकत है जो हमारे घर को हमें बुरा वक्त में हेल्प करता है, ठीक है। आपको कभी भी लगता है कि आप हेल्दी फील नहीं करते, तो प्लीज आप एक बार कोई भी किताब लेके खोलो। वो किताब आपको एक ह्यूमन की तरफ हेल्प करेगा, अपने एक सच्चे दोस्त की तरफ आपको हेल्प करेगा। कोई भी पाना निकाल के पढ़ना स्टार्ट करो, इसे 100% आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक्स इज अ लाइफ ह्यूमन बीइंग।
वो खुद आपके साथ बात करती है, अगर आप उसके पास गए तो। अगर नहीं गए तो नहीं होगा। ओके। एक दूसरी बुक्स है फादर वालसे की लग्न सागर, वो भी पढ़ना चाहिए। हर फीमेल को पढ़ना चाहिए। क्यों शादी होता है, मतलब मैरिज क्यों करना है। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन होता है। स्पेसिफिकली मैं उसमें से एक थी कि क्यों शादी करना चाहिए, वाई मैरिज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स है। उपनिषद, भगवत गीता, आप कोई भी धर्म में बिलीव करते हो उसकी बुक्स रख सकते हो। छोटी छोटी कॉपी रखे या तो बड़ी रखे, लेकिन बुक्स आपको हेल्प करेगा जब आपके पास कोई नहीं होगा। आप कोई भी बुक्स ओपन करो तो वहां पे आपको एक सेंटेंस ऐसा मिलेगा जो आपकी ब्रेन में जो चल रहा है उसका आंसर देता है। ठीक है। इवन रेसिपी बुक में भी आपको वही उस वक्त आंसर मिल जाएगा। आप कोई भी बुक्स ओपन करोगे तो वहां आपको ये पता चलेगा कि यस, दिस इज फॉर मी एंड आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। तो बहुत सारी बुक्स है जो हमें पढ़ना चाहिए, हमें हेल्प करता है, और उसी से हम बहुत ही अच्छी एनर्जी लेते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ने पे भी अगर बुक्स आपके घर में बहुत सारी बुक्स है ना, तो बुक्स इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज नॉट डेड फिनोमेना, इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द हीलिंग पावर ऑफ इलनेस। बुक्स में बहुत सारी कैपेसिटी है जो ऐसे इंसान को हील करता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए। डेफिनेटली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही आता है कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। तो बुक्स पढ़नी चाहिए जो हमें बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। आई होप यू फीलिंग वेल व्हेन वी आर रीडिंग द बुक्स। चलो, दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंटल हेल्थ। डिजीज कैसे आते हैं मुझे आपको ये समझाना है। एक्चुअली ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए है कि उसको आराम से पता चल जाएगा, लेकिन आई होप कि आप सब समझ लोगे। ठीक है। ये हमारा इंटेस्टाइन है और इसका एक बड़ा पिक्चर मैंने बताया है। ठीक है। तो जब भी हमारे बॉडी का माइक्रोबायोम इक्वल लाइन पे होते, एक कल भी पिक्चर मैंने दिखाया था कि यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे माइक्रोबायोम है। वो क्या करता है, एक विटामिन बनाता है, प्रोजेस्टेनिन बनाता है, एलानाइन बनाता है, सेरोटिनिन बनाता है, ट्रिप्टोफैन बनाता है, शुगर मॉलिक्यूल्स फेलिक एसिड बनाता है, लाइपोसैकेराइड बनाता है, डोपामाइन बनाता है, तो बहुत कुछ बनाता है। इसे मेटाबोलाइट, जब भी वो मेटाबोलाइट है तब वो बनाएगा, जब भी वो नॉन मेटाबोलाइट है तो वो नहीं बनाएगा, साथ में केमिकल पैदा करेगा। ठीक है। तो अच्छे वाले बैक्टीरिया है, यहाँ पे बहुत सारी श्रृंखला दिया है। स्पेसिफिक बैक्टीरिया मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं, आप चाहे तो उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। लेकिन जो हमने कांजी में पिया वो हमारा लैक्टोबेसिलाई था, बाइफिडोबैक्टीरियम था, स्टेप्टोकोकस था और एंटेरोकोकस था। ठीक है। जिसका खराब हो गया कांजी, फंगस दिखा, उसमें स्टेप्टोकोकस बढ़ गया। तो स्टेप्टोकोकस हेल्दीएस्ट है, लेकिन अगर हम उसको लो कॉलोनी में पिए तो अगर उसकी कॉलोनी ज्यादा बढ़ गई तो वो खुद फंगस में कन्वर्ट हो जाता है और वो फूड पॉइजनिंग करता है, एब्डोमिनल पेन करेगा और डायरिया स्टार्ट कर देगा। ठीक है। हमने जो राइस वाटर में पिया वो बेसिलाई था, परमिसी टाइप था। ठीक है। कैंडाडाइड, कैनेडाइड, वो क्या करेगा, वो ब्लैक फंगस देता है। और ब्लैक फंगस बहुत ही डेंजरस माना जाता है बैक्टीरिया के, क्योंकि वो फंगस पूरा बैक्टीरिया खा जाता है। तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमने फूड के दौरान बनाई, फूड के दौरान हमने लिए, लो फॉर्म में कॉलोनी में लिए। आप ऐसा समझ लो कि हमने इन्फेंट फॉर्म में लिए, मतलब छोटे बच्चे लिए। 1 मंथ का बच्चा था बैक्टीरिया का, वो हमने कंज्यूम किया क्योंकि उसकी साइकिल 90 डेज की होती है, 90 to 120 डेज। उसमें उसका शादी ब्याह भी हो जाता है, वो पढ़ाई भी कर लेते हैं, उसके बच्चे भी हो जाते हैं और वो मर भी जाते हैं। तो 1 मंथ 1 डेज हमारा फर्मेंटेशन था, उसमें वो 1 मंथ के थे। तो हमने वो फॉर्मेशन में लिया। अभी वो क्या करेगा, तो कि वो मास्ट सेल में जाएगा, कहाँ पे रहता है तो कि हमारे सेल में रहता है। अफेरेंट कहाँ से होता है, वेगस नर्व से होता है। वेगस नर्व का नोजोड गेंगलिया है जो हमारे हाइपोथैलेमस में है। जो इंसान ज्यादा एक्टिव रहता है, हर वक्त काम करना चाहिए, हर वक्त न्यू चीजें करनी चाहिए, हर वक्त कनेक्शन बढ़ाना चाहिए, तो अब आपका थाइमस एक्टिव होगा। अब डिसकनेक्ट हो जाओगे तो आपका थाइमस डिसकनेक्ट हो जाएगा। मैं बोलती हूँ ना कि आप हर रोज क्लास ज्वाइन करो, मुझे आपको एक्सरसाइज नहीं कराना, मुझे आपको एक्टिव रखना है, मुझे आपको कनेक्शन देना है, मुझे आपको मुझसे जोड़ना है ताकि आपका वेगस नर्व एक्टिव रहे। ठीक है। अगर वेगस एक्टिव रहा तो इतने डिजीज को हम कंट्रोल कर पाते हैं।
सिजोफ्रेनिया को कंट्रोल कर पाते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर को कंट्रोल कर पाते हैं, एंजाइटी को कंट्रोल कर पाते हैं, डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल कर। अगर वो एक्टिव नहीं रहा तो हमारा एफरेंट वेगस नर्व हो जाता है, और एफरेंट वेगस नर्व नीचे आता है तो क्या करेगा, आईबीएस करेगा, आईबीडी करेगा, गैस्ट्रोपेरेसिस्टिक ओबेसिटी करेगा, लीवर डिजीज देगा, फंक्शनल डिसऑर्डर में सब कुछ आ गया। एज ए लाइफस्टाइल, कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है, मुझे शुगर नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल इज मोर डेंजरस रहता देन द शुगर। शुगर इज इजीएस्ट, दिखता तो है कि शुगर है, कोलेस्ट्रॉल दिखेगा भी नहीं कि आपके बॉडी में कहीं जाके कोएगुलेशन करेगा और मर जाओगे। अगर लॉन्ग टर्म देखे कि कोलेस्ट्रॉल वाला इंसान अगर कुछ भी नहीं करता तो कितना जिएगा, और शुगर वाला इंसान कुछ भी नहीं करता तो कितना जिएगा, तो लाइफ स्पान कोलेस्ट्रॉल वालों की कम होती है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल कोएगुलेशन बढ़ाता है, सडन डेथ में जाता है। डायबिटिक है, पेनलेस होता है, वो कोएगुलेशन तो वो भी बढ़ाता है, शुगर की वजह से कोएगुलेशन बढ़ता है, लेकिन वो धीरे 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 आर्टरी में जाके पेग बनाएगा, 30% ब्लॉक करेगा, 40% ब्लॉक करेगा, और आगे जाके 90% 100 ब्लॉकिंग में डेथ होता है। कोलेस्ट्रॉल में सीधा ब्लॉक आ गया, इंसान का डेथ हो गया। ठीक है, तो कोई भी सिम्टम्स ऐसे छोटे हैं बड़े हैं ऐसा समझ के नहीं चलना चाहिए। ठीक है, हमें उसको अपने बॉडी से देखना चाहिए कि हमारे बॉडी ने क्यों कोलेस्ट्रॉल दिया, क्यों शुगर नहीं दिया, हमारे बॉडी ने क्यों थायराइड दिया, हमें ब्लड प्रेशर क्यों नहीं दिया, हमें ब्लड प्रेशर क्यों आया, हमें और कोई सिम्टम्स क्यों नहीं आए, और उसका रीजन आपका बैक्टीरियोजेनिक इफेक्ट है। उसके स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो हमारे डिसीज के ऊपर काम करता है, उसी से हम कनेक्शन मिला के बॉडी को रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको मजा आया माइंडसेट को रिसेट करते वक्त। इट्स नॉट ओनली गट रिसेट, इट्स गट एंड माइंड रिसेट। व्हाट इज द बेनिफिट, आपका मूड बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बहुत ही मजा आएगा, आप बहुत ही क्लियर रहोगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जब आपका गट अच्छा है ना तो इंसान कंफ्यूजन में नहीं जाता, कोई भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में वो इतना स्ट्रेस फील नहीं करते जितना वो अर्लियर करते थे, या तो उसको होता था। ठीक है, अभी हम ये सेंटेंस कल से नहीं बोलेंगे कि इंसान का नेचर ऐसा है, हमें ऐसा बोलना है कि उसके गट सही है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। घर में अगर कोई गुस्सा करता है तो गिव 2 to 3 days कांजी वाटर टू रिड्यूस द स्ट्रेस, द बेस्ट टेक्निक। ठीक है, मैं भी घर में कई बार बोलती हूँ कि अगर कोई गुस्सा करता है तो नाउ वी नीड टू रिसेट योर गट्स बिकॉज यू आर नॉट इन द प्रॉपर वे टू रिफ्लेक्ट योर सिम्टम्स और रिफ्लेक्ट ऑल योर मैटर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी मैटर में लोग पूरे वक्त चिल 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 करते हैं, एंड आई नो कि वो उसको करना पड़ता है बिकॉज उसके गट बैक्टीरिया वाइब्रेशन मोड में है। तो सीधा असर होता है, अगर गट को सही करते हैं तो ब्रेन अच्छा रहता है, मेंटल रिलैक्स रहता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, हार्मोन्स बैलेंस रहता है। क्या करना चाहिए, डेली सिंपल रूटीन है, कल थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी। सिंपल रूटीन क्या है, मॉर्निंग में प्रोबायोटिक, मेडिटेशन। ठीक है, प्रोबायोटिक लेना ही है, मेडिटेशन क्यों करना है अगर आप स्ट्रेस में ज्यादा हो तो, अदरवाइज एक्टिविटी। आफ्टरनून में हेल्थी गट्स मील एंड वॉक करना है। वॉकिंग का दो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे जो वॉक है वो 20 मिनट्स होगी, उससे ज्यादा वॉकिंग नहीं करना, अगर नी पेन है तो डेफिनेटली नहीं करना। वॉकिंग आपके बैक्टीरिया को हिलाता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो वो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, तो आफ्टर मील करना चाहिए। व्हाट इज द इवनिंग, इवनिंग में आपको डेली जनरल लिखना है, या तो पढ़ाई करें या तो लिखें। लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत बहुत बार मैं मतलब हमारा जो फिजिकल सेशन रहता है वहां पे कराती हूँ ट्रेनिंग सेशन में, तो आप कुछ भी लिख के आए तो लोगों का पेन नहीं चलता, क्योंकि कोई थॉट ही नहीं आता कि क्या लिखना है। अगर लिखना बंद करो तो बोलते हैं कि बहुत थॉट आता है, तो मतलब वो पेन उठता नहीं है। लेकिन रीडिंग आपके ब्रेन को कूल डाउन करता है, वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। चाहे आपको याद रहे कि ना रहे, हाँ, वो प्रेशर मत लेना कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, डोंट वरी। आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे आपका धीरे धीरे गट इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा, और आप आराम से वही सारी चीजें याद रख पाओगे जो आप पहले रखते थे। ठीक है, हम सब बहुत ही अच्छे एजुकेशन करके आए हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए थे, लेकिन अभी वही इंसान को अगर पढ़ने को बोले तो बोलते कभी याद नहीं रहता। दैट मीन्स आपका गट इन्फ्लाम है, आपका ब्रेन फोग है, और गट ब्रेन एक्सिस है, वहां पे डिस्टर्ब है। लेकिन जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पूरा पढ़ने से वो दोनों सेट हो जाते हैं।
ठीक है, और वो सेट होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा आउटकम देते हैं। तो जनरल लिखना है अर्ली सो जाना। जैसे ही आप अर्ली सोना स्टार्ट करोगे आपके ब्रेन का एक्सिस से ओपन हो जाता है और आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। आई नोटिस कि सो मेनी पीपल हैव ए गुड स्लीप। गुड स्लीप इज बिकॉज ऑफ द गुड गट। ठीक है, अच्छे गट है तो सो जाओ, जहाँ पे बैठे हो वहां पे सो जाओगे। आपको बच्चे ने देखा है, छोटा वाला बच्चा है तो बैठे बैठे सो जाता है। पढ़ाई करता है तो बच्चा बैठे बैठे सो जाता है, और वही बच्चा बड़ा होके घंटों तक बेड में करवटें बदलता है फिर भी सोता नहीं। इंसान तो वही का वही है। सिचुएशन बदलता है, ब्रेन बदलता है, स्ट्रेस बदलता है, गट माइक्रोम बदलते हैं, और जो बैठे बैठे सोने वाला है वो करवट बदल के थकता है फिर भी सोता नहीं। द स्लीपिंग पिल्स इज मोर डेंजरस फॉर गट। प्लीज डोंट टेक एनी स्लीपिंग पिल्स। इट्स जस्ट लाइक अ स्लो सुसाइड। Why? Because the one sleeping pill is more dangerous to your yeast formation in your gut. आपको नींद नहीं आता बिकॉज आपका इंटेस्टाइन आर अलार्मिंग फॉर यू ये आपका डिस्टर्ब है। Whenever you taking the sleeping pills, your brain is settled down and your gut feeling totally alone and is not repaired and is more dangerously damaged. So don't take any sleeping. Okay? Chalo, I hope you understand. Now we complete the gut reset on the second last lecture regarding the mind reset. Okay. So I hope आज का जो टेक होम मैसेज है आपके लिए एक वेगस नव एक्टिवेशन है। थोड़ा बहुत ठंडे पानी से नहा लो। ठीक है, जब भी लगता है स्ट्रेस ज्यादा है एक छोटा सा टम्बलर सर पे डाल दो तो पूरा वेगस नव एक्टिव हो जाएगा, स्ट्रेस तुरंत रिड्यूस हो जाएगा। स्टार्ट रीडिंग स्मॉलर बुक। आपको जो पसंद है बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ और रेस्टोरेंट का मेनू भी पढ़ती हूँ। आई मेक मोर इंटरेस्टिंग क्रिएट सम रेसिपी टू रीडिंग द रेस्टोरेंट। मैं ऑनलाइन जाती हूँ, कोई भी वेब एप्लीकेशन के थ्रू जाइए, उसका मेनू डाउनलोड करें और पढ़ें। ठीक है, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। आप बहुत ही क्रिएटिव रेसिपी बना सकते हो। आपको जहाँ पे हैप्पी थॉट्स आते हैं वो सारी चीजें पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि आपका ब्रेन वहां पे कनेक्ट होगा, डिसकनेक्ट नहीं। आपको सिमिलरिटी दिखनी चाहिए, वो आपको पढ़ना चाहिए। मैंने थोड़ी बहुत बुक्स आपको इसीलिए बोला कि ये सारी बुक्स आपके इस जन्म को सरतार कर देगा। ठीक है, अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आपके पेरेंट्स के प्रति, आपके बच्चे के प्रति, आपके आसपास के लोगों के प्रति कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि इसके लिए ही मुझे भेजा है, मैं हूँ इसीलिए ये सब है, और ये सब ऐसे है इसीलिए मेरी जरूरत है। एंड जो फिनोमिना आप डेवलप कर लोगे तो आपके गट बैक्टीरिया बहुत ही हेल्दीएस्ट मोड से बाहर आ जाएंगे। So please continue this process regarding the gut resetting. And tomorrow is the last session. Do not miss the session because tomorrow session might be I'm not uploading on YouTube because it's a closing ceremony of our workshop. ठीक है, और दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अनसब्सक्राइब जब भी चैनल को व्यूज करते हैं तो योर अनऑथोराइज व्यूअर आर लुकिंग फॉर योर यूट्यूब चैनल, ऐसे मेल आते हैं, फिर जाके मुझे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ता है, आपका ईमेल वेरीफाई करना पड़ता है, एंड देन आई अलाउ यू टू व्यू। ओके, सो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर ले, दिस इज एजुकेशन चैनल। ठीक है, सो इट्स गिव सम नॉलेज टू बिल्ड योर बेस्ट हेल्थ।